मतलब महिलाएं चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होती, महिलाएं चुनाव नहीं जीत पाती। तो क्या साउथ में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? कहते हैं ना, लेफ्ट को गरीबों का वोट है। बिहार में जो नतीजे आए विधानसभा में 10,000 रुपए जो दिए गए महिलाओं को, उसकी कितनी बड़ी भूमिका थी? प्रधानमंत्री की जो एबिलिटी है वोट पुल करने के लिए बीजेपी के लिए, वो थोड़ा कम दिखाई पड़ता। आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरह से काम करती है, मुझे लगता है तो इसमें कोई अभी संवैधानिक बाधाएं क्या हैं और उसमें कैसा है? बीजेपी और कांग्रेस की इस वक्त ऐसी दिखाई पड़ती है स्थिति। तो पॉलिटिकल पारा जो है, जो प्री पोल है, वो पॉलिटिकल पारा नापता है। टीवी चैनलों को भी क्या अपने रिपुटेशन की फिक्र होती है, या फिर तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, वो किस तरह चुनाव में काम कर रहा है? ऐसा नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया की कितनी जरूरत आप समझते थे? तो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का कोई अगर मुद्दा चला या नहीं चला, यस एंड नो में कह पाना मुश्किल है। पैसा इंपॉर्टेंट है चुनाव में। साथियों नमस्कार। हिंदुस्तान में शायद ही पूरे साल कोई ऐसा वक्त होता हो जब कहीं चुनाव न हो रहा हो। चुनाव है तो चुनाव विश्लेषण है, चुनाव की कहानियां हैं, और यकीनन अगर चुनाव है तो संजय कुमार जी भी हैं। सीएसडीएस के निदेशक के तौर पे अपना कमाल तो दिखाई चुके। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि पिछले कई लंबे वक्त से चुनावों का जिस गहराई से वो विश्लेषण करते हैं, जो उनकी समझ है हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के चुनाव, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर के, उसकी सब लोग कद्र करते हैं। मेरे लिए कद्र करने की एक वजह और भी है। संजय जी सच कहना जानते हैं, अगर गलती होती है तो उसे स्वीकार भी करते हैं। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ झूठ का बोलबाला हो, संजय जी जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या हाल है आपके? बढ़िया, बिल्कुल। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। यह चुनाव ऐसा है कि इसमें वाम दलों की ताकत जो है वो आजमाई जाएगी, और उसमें उसका पता लगेगा कि कितना कुछ बच रखा है अब, जबकि पश्चिम बंगाल से वो विदा हो गए। क्या लगता है आपको? आपने सिर्फ वाम दलों का जिक्र किया, मुझे लगता है आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। बीजेपी का भी जिक्र होना चाहिए, बिल्कुल। कांग्रेस का भी जिक्र होना चाहिए, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं इनके बारे में, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव में सारे पार्टियों की जोर आजमाइश है और सबके लिए स्टेक्स है। बीजेपी एक राज्य में उनकी सत्ता है, आसाम में, उनके लिए ये स्टेक है कि भाई अपनी सत्ता बचाएं। और इसमें हम भूलना नहीं चाहिए कि पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी एक सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस का जिक्र मैं इसी के लिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की सत्ता कहीं नहीं है इन 5 राज्यों में। साझेदारी है उनकी तमिलनाडु में, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि केरल का चुनाव या कुछ अन्य राज्यों में चुनाव जीते, या कम से कम अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि केरल में सत्ता से 10 साल से बाहर है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर हर बार 5 साल में सरकारें बदलती हैं। पिछले बार मतलब 2021 के चुनाव में कांग्रेस ये नहीं कर पाई, इसी के लिए कांग्रेस के लिए चुनौती है। तो कांग्रेस का भी जिक्र होना चाहिए। और रीजनल पार्टियां, बंगाल में तो रीजनल पार्टी बड़ी स्ट्रांग है। 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर हम दक्षिण के राज्यों को देखें तो अगर तमिलनाडु की बात करें तो बेसिकली तो तमिलनाडु में रीजनल पार्टियों का ही बोलबाला है। इसी के लिए मैं जिक्र कर रहा था कि भेदभाव ना करें, सिर्फ लेफ्ट पार्टी का जिक्र नहीं करें, क्योंकि लेफ्ट पार्टी तो अल्टीमेटली केरल में ही उनका दबदबा है और केरल में ही उनके लिए सत्ता बचाने की लड़ाई है। 10 साल से सत्ता में है, तो सत्ता बचाने की चुनौती है उनके लिए, और लड़ाई यूपीए लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में आपको क्या लग रहा है? एक तरफ तमाम तरह के दावे हैं, दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर के पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी राज्य में एसआईआर मुद्दा है, और वो मुद्दा बढ़ चढ़ करके सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, मुद्दा तो एसआईआर जहां होगा कहीं ना कहीं कमोबेश कुछ ना कुछ मुद्दा होगा। लेकिन अगर आप चुनावी मुद्दे के तौर पे, मुद्दा क्यों है? मुद्दा इसी के लिए है
बिहार में भी जब चुनाव हो रहे थे और उसके पहले एसआईआर हो रहा था, बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या होगा। और मुद्दा इसी के लिए है क्योंकि लोगों के मन में दुविधाएं बहुत हैं, एंग्जाइटी बहुत है। मेरा नाम होगा नहीं होगा, क्या हुआ, मेरा नाम कट गया। बिहार में भी था और अब बंगाल में भी है। लेकिन मुद्दा लोगों के बीच में है। मुद्दा इसीलिए है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आया नहीं आया, ये दुविधा बनी हुई है। लेकिन क्या चुनावी मुद्दा होगा? मुझे लगता नहीं है कि ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। और इसकी वजह बहुत साफ है। जिस वोटर का नाम वोटर लिस्ट में है उसके लिए मुद्दा नहीं है। वो कहता है मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में है, मुझे इससे क्या लेने देना। वो अपना वोट डालता है। जिसका नाम नहीं है उसके वोट, उसकी कोई हैसियत नहीं बचती है। तो वो मतलब सरकार से नाराज हो, खुश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना प्रभाव चुनाव पे डाल ही नहीं सकता। इसी के लिए मैं कहता हूँ मुद्दा है लोगों के बीच में, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। संजय जी, आपने बातचीत की शुरुआत 5 राज्यों के चुनाव से की और 2 दिन पहले आपने इन राज्यों को लेकर के एक आर्टिकल लिखा, शायद हिंदू, जिसमें आपने कहा है कि महिला वोटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है। तो महिला वोटर अचानक ये बात क्यों हुई? क्योंकि खास पिछले कई चुनाव में देखा जा रहा है कि वो डिसाइसिव फैक्टर होते जा रहा है कि चाहे छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन हो या कहीं भी, या लाडली बहन योजना हो, तो क्या महिलाओं को एक वोटर के तरह उस तरह समेट दिया गया है? क्या है ये, मतलब यहाँ भी क्या स्थिति? और एक चीज और इसी में जोड़ देता हूँ ताकि आप, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो महिलाओं को उतनी टिकट नहीं दी जाती। पहली बात कि सच बात है कि अगर आप देखें महिलाओं को पार्टियां कितना टिकट देती हैं तो तमाम पार्टियां महिलाओं को कम टिकट देती हैं। तृणमूल कांग्रेस एक अपवाद है, चाहे लोकसभा की बात कर लें, विधानसभा की बात करें। और बीजू जनता दल भी एक अपवाद है। अपवाद इसी के लिए कह रहा हूँ, दूसरी पार्टियों की तुलना में वो महिलाओं को ज़्यादा टिकट देती है। कारण बहुत स्पष्ट है। पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि विनिबिलिटी फैक्टर नहीं है, मतलब महिलाएं चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होती, महिलाएं चुनाव नहीं जीत पाती। इस वजह से वो कहते हैं कि टिकट हम किन्हें देते हैं, टिकट हम उन उम्मीदवारों को देते हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। क्योंकि महिलाएं चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होती हैं, इसी के लिए हम टिकट नहीं देते। लेकिन अगर आप आंकड़ों के नज़रिए से देखेंगे तो ये एक तरह से एक धारणा है आंकड़ों का। इससे इस धारणा का आंकड़ों से हकीकत नहीं है। विनिबिलिटी महिलाओं की ज़्यादा है। मतलब आम भाषा में अगर दर्शकों को समझाएं, 10 पुरुषों को आपने टिकट दिया, 10 में से कितने जीत करके आएंगे? और 10 महिलाओं को जब आप टिकट देते हैं तो 10 महिलाओं में से कितनी जीत के आएंगी? या यूँ कहूँ कि जितनी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं उनमें से कितनी जीत के आती हैं अलग अलग राज्यों में या लोकसभा में, और जितने पुरुष चुनाव लड़ते हैं उनमें से कितने जीत के आते हैं? तो परसेंटेज वाइज महिलाएं ज़्यादा जीत के आती हैं। लेकिन एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि ये नॉर्मली आम महिलाएं होती नहीं हैं। ये ज़्यादातर किसी परिवार से, किसी की बहू, किसी की बहन, किसी की बेटी होती हैं। इसी के लिए उनकी विनिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो पार्टियों का ये कहना कि महिलाएं चुनाव जीत नहीं पाती, इसी के लिए टिकट नहीं देते हैं, वो एक तरह से आंकड़ों के नज़रिए से झूठा है या गलत है। और यही वजह है कि पार्टियां चुनाव में महिलाओं को टिकट नहीं देती। इसके बावजूद महिला वोटरों के नज़रिए से तो महिलाओं को 2 नज़रिए से देखा जा रहा है। पार्टियां उनको कैंडिडेट के रूप में देखती हैं तो कहती है नहीं, इनसे थोड़ी अपनी अभी भी दूरी बनाए रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इतने दशकों के बाद महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ और अब वो कानून बन गया और वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। लेकिन महिला वोटरों के नज़रिए से देखें, हर पार्टी की नज़र उस पर है। तो आप ये कह सकते हैं 2 चश्मे लगा रखे हुए हैं पार्टियों ने। जब कैंडिडेट देखना होता है तो वो वाला चश्मा लगा लेते हैं जिनमें उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। कितना डिसाइसिव फैक्टर है ये महिलाओं का? बहुत डिसाइसिव फैक्टर है। क्योंकि अगर राज्य के चुनाव में हम सोशल क्लीवेजेस की बात करते, कहते हैं समुदाय, समूह, जिसका ग्रुप वोट आप अपनी ओर मोबिलाइज करते हैं। आज तक ज़्यादातर पार्टियां हम जातिवार या क्लास वाइज पार्टियां मोबिलाइज करती हैं। कहते हैं ना, लेफ्ट को गरीबों का वोट है। एक तमाम पार्टी है जिसको यादवों का वोट मिलता है, मुस्लिम का वोट मिलता है, किसी को अपर कास्ट का वोट मिलता है, किसी को लोअर ओबीसी का वोट मिलता है। तो तमाम पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि हम इन समुदाय के वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज करें। अब पार्टियों को लगा कि इन समुदाय की अगर आप बात करते हैं तो ये कोई 10%, कोई 8%, कोई 5% पूरे वोटरों में इनकी तादाद होती है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लगभग हर राज्य में आधे से ज़्यादा, लगभग आधे वोटर महिलाएं हैं।
अगर केरल की बात करें तो केरल में तो ज्यादा लगभग है, बराबर है या ज्यादा ज्यादा है, है थोड़ा। थोड़ा सा ज्यादा है पुरुषों से। तो पार्टियों को लगने लगा कि अगर आप किसी एक खास जाति वर्ग समुदाय के वोटर को मोबिलाइज करते हैं, उसकी तादाद तो बहुत छोटी होती है, 8-10% होता है, और उसमें आपने अगर मोबिलाइज किया तो आपको कुछ फायदा मिलता है। लेकिन अगर महिला वोटरों को आप गोलबंद करने की कोशिश करें, जिनकी तादाद लगभग आधी है वोटरों की, और उनमें से अगर आपको 2-3-4% का भी बढ़त मिल गया तो आप चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। और पिछले कई चुनाव में ये देखने को मिला, जिस पार्टी के पक्ष में महिला वोटर झुके हुए दिखाई पड़ते हैं, 2-3-4-5%, 4% का भी अगर झुकाव किसी पार्टी के पक्ष में हुआ तो वो चूंकि तादाद बहुत बड़ी है तो जीतने में पार्टियां सफल होती है या पार्टियों को मदद मिलती है चुनाव जीतने में। यही वजह है कि महिला वोटरों को साधने के लिए अब सारी पार्टियां कोशिश करती हैं। जिस पार्टी की सरकार है उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो ऐसे सरकारी स्कीम्स लेके आती हैं जो महिलाओं पर केंद्रित होती है, महिलाओं को खास लाभ पहुंचाने के लिए। आजकल तो कैश ट्रांसफर की भी बात हो गई है कि आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। महिलाओं को लगता है कि एक पार्टी है जिसकी सत्ता है, इससे हमें फायदा हो रहा है, हम इस ये पार्टी के साथ इसी से जाएंगे। जुड़ा एक सवाल कि एंटी इनकम्बेंसी जो देखा जा रहा है, तो पहले का जो ट्रेंड था तो उसमें मतलब ये जैसे केरल का आपने जिक्र किया था कि 5 साल बाद वहां सरकार बदल जाती है, लेकिन जब बीजेपी स्टेट्स में जो ट्रेंड दिख रहा है आमतौर पर वो 15 साल 20 साल या इस तरह का ट्रेंड एक जो बन रहा है, तो ये क्या है? मतलब मुद्दों से ज्यादा ये चीजें कैसे उसको मैनेज हो पा रही हैं, और इनकम्बेंसी का फैक्टर खत्म कैसे हो रहा है? देखिए आप डायल्यूट क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए अगर आप चुनावी इतिहास को देखें, सन 52 से लेकर करके 2024, अब हम 26 में हैं, 26 में अब विधानसभा के चुनाव हैं, तो फेजेस हैं। अगर आप इनिशियली देखें 50s 60s में तो उस समय भी प्रो इनकम्बेंसी था, 70s 80s में धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई, 90s में बहुत एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे आप देखें 2014 के बाद, खासकर 16 के बाद प्रो इनकम्बेंसी का दौर आ गया। तो ऐसा है नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी एक थंब रूल है और 70 साल के चुनावी इतिहास में हमेशा एंटी इनकम्बेंसी रहा। एक कभी कभी दौर होता है, और ये जरूर है कि इस वक्त प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा है। तमाम ऐसी सरकारें हैं जहां बीजेपी की सरकार है, वो दोबारा तिबारा सरकारें दोबारा बना रही है, जीत के आ रही है। गुजरात की बात करें, तमाम पार्टियां, तमाम बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार जीत के आ रही है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम तृणमूल कांग्रेस की भी बात करें तो वो 3 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनकी सरकार लगातार 5 चुनाव थी, और वो पार्टी इतनी मजबूत थी अपने राज्य में कि 32 सीटों में लगभग वो कभी 30 कभी 31 सीटें जीत जाती थी। और एक रिकॉर्ड था पवन चामलिंग का, पब्लिक लाइफ में उन्होंने कितने दिन तक सरकारी पद पर रहे, जिसका रिकॉर्ड हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। वो जितने दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे, दोनों को अगर आप जोड़ दें, जिसकी खबर अखबारों में छपी थी, तो उन्होंने उससे ज़्यादा उनका नंबर हो गया। तो तमाम ऐसे राज्य रहे हैं पहले जहां पर प्रो इनकम्बेंसी रही है, लेकिन आज प्रो इनकम्बेंसी का दौर दोबारा आया। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, क्यों सरकारें दोबारा जीत कर आती हैं? पहला, अगर सरकार के कामकाज से बहुत नाराज ना हो तो आप सरकार के बहुत खिलाफ नहीं जाते हैं। तो सरकार के कामकाज से लगभग एक सामान्य लेवल की संतुष्टि दिखाई पड़ती है वोटरों के बीच में, और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, चूंकि एक फैक्टर है, लेकिन अलग अलग फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं बीजेपी की जीत में और दूसरी पार्टियों की भी जीत में, अगर दूसरी पार्टी ने सरकार ठीक ठाक चलाया है तो। और दूसरा ये है, टारगेटेड ग्रुप के लिए आप वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं, जिसका जो अभी आपको हाल ही में 5-7 सालों में वो देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वेलफेयर स्कीम्स का एक महत्व रहा है, उसकी एक भूमिका रही है। जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है, उसको बड़ी जीत दिलाने में। लेकिन वो बड़ी जीत कब होगी? अगर सरकार से नाराजगी होती तो इसका असर नहीं होता, तभी भी इन स्कीम्स के बदौलत सरकारें दोबारा नहीं जीत सकती थी। लेकिन ये कहते हैं जैसे केक में एक आइस लेयरिंग इफेक्ट होता है, तो बेस तो आपको चाहिए। सरकार के काम से अगर आप बहुत नाराज हैं
आप तमाम स्कीम ले आए, आप दोबारा नहीं जीत सकते, लेकिन सरकार के कामकाज से आमूमन संतुष्टि है और ये सारी चीजें आपके जीत में सहायक होती हैं। एक चीज बताएं, बिहार में जो नतीजे आए विधानसभा में, 10,000 रुपए जो दिए गए महिलाओं को, उसकी कितनी बड़ी भूमिका थी? और इसी से जुड़ा सवाल है, क्या चुनावी घोषणा पत्र जो है, अब ये भी चुनाव हो रहे हैं, वो अब आज के वक्त में अप्रासंगिक हो गए हैं क्या? बिहार में 10,000 का कितना महत्व है, कोई सीधा सीधा संबंध तो देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बिहार जाएं, लोगों से बात करें, तो लोग आमूमन कहते हैं कि ये जो 10,000 रुपया मिला, इससे रूलिंग पार्टी को फायदा मिला। लेकिन आमूमन ये भी बात होगी कि इसका फायदा कितना मिला। क्या अगर 10,000 रुपये रूलिंग पार्टी ने महिलाओं को नहीं दिया होता तो क्या सरकार हार जाती? ऐसा कहने वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे। ये जरूर कहेंगे कि जीत का जो अंतर है, फासला है, वो बहुत बड़ा हो गया। तो सरकार के कामकाज से आमूमन एक संतुष्टि थी, लेकिन ये 10,000 ने थोड़ा और कमाल कर दिया रूलिंग पार्टी के लिए और उनकी जीत बड़ी हो गई। मान लीजिए इसका 10,000 रुपये नहीं दिए होते तो क्या सरकार हार जाती? ऐसा लगता नहीं था कि सरकार हार जाती। और 10,000 रुपया अगर आप 20,000 रुपया भी दे देते और सरकार के कामकाज से भारी नाराजगी होती, तो क्या सरकार जीत पाती? नहीं जीत पाती। फर्क था, उसका असर हुआ, लेकिन उतना नहीं कि जितना लोगों को लगता है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसके कारण रूलिंग एनडीए ने सर चुनाव जीता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, घोषणा पत्र कितना प्रासंगिक? घोषणा पत्र प्रासंगिक पहले भी, अगर आप कहें पहले और आज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर जो प्रासंगिकता घोषणा पत्र की पहले थी और आज भी वही है। पार्टी एक घोषणा पत्र लेके आती है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भी उसकी स्थिति वही थी जो आज है। आपने घोषणा पत्र लाए और चुनाव के बाद, मतलब आप जीत गए या हार गए, जीत गए, 5 साल आपने काम किया, घोषणा पत्र में आपने जो जो प्रॉमिसेस किए, क्या उसके लिए आप पे और नहीं किए तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लोगों को ये देखना है, वोटरों को अपने नजरिए से देखना है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल किए या नहीं किए। तो प्रासंगिकता अगर पहले थी तो आज भी है, पहले नहीं थी तो आज भी नहीं है, क्योंकि आज भी पार्टियों के लिए कोई पाबंदी, कानूनी पाबंदी नहीं है, कानूनी दायित्व नहीं है कि आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसका कितना प्रतिशत आपको पूरा करना है। और यही बात, इसी के लिए आजकल इसकी चर्चा हो रही है कि भाई घोषणा पत्र को क्यों, कैसे सीरियसली पॉलिटिकल पार्टी ले, और सीरियसली लेने के लिए कुछ कानूनी पाबंदी लगाने की जरूरत है, मतलब इसके 50% या 60% या कुछ। तो प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। एक सवाल संजय जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सवाल लोग पूछते कम है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो देश का युवा है उसके लिए, कहीं का हो, किसी राज्य का हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त है क्या? क्या वह बेरोजगारी, शिक्षा के नाम पे वोट करता है, या फिर वो राष्ट्रवाद के उसमें है, सांप्रदायिकता को देखता है, वो जो धर्मोन्माद है उसको देख रहा है? क्या है उसके लिए मुद्दा, क्या है इस वक्त? ये वैसे ही है जिससे, जैसे कहें कि जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप क्या पसंद करते हैं? कई चीजें होती हैं, कुछ चीज ज्यादा पसंद होता है, कोई चीज कम पसंद होता है। अगर मुद्दे के हिसाब से देखें, चुनाव युवाओं के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा युवाओं के लिए तो बेरोजगारी है। वो कहते हैं बेरोजगारी है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छा रोजगार चाहिए। लेकिन क्या इसी मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है कि यही एक मात्र मुद्दा है जिस पर वो वोट कर रहे हैं। जैसे एक आम वोटर और युवा को हम अंतर कैसे देखते हैं? हम एज कैटेगरी के हिसाब से सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग होंगे। बहुत अलग नहीं है। आपको युवाओं के बीच में बेरोजगारी जो है बड़ा, थोड़ा ज्यादा बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ेगा। थोड़े ज्यादा युवा ऐसे होंगे जो कहेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर हम वोट कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया, नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा है देश में, एक जैसे कहते हैं कि ओवर आर्चिंग बड़ा मुद्दा। नेशनलिज्म कह लें, नेशनल सिक्योरिटी कह लें, पॉजिटिव सेंस में आप ये कहें कि देश की रक्षा, देश का स्वाभिमान, युवाओं के बीच में, ग्रामीण मतदाताओं के बीच में, शहरी मतदाताओं के बीच में, जिससे भी पूछें, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर लोगों को लगता है, और खासकर लोकसभा के चुनाव में। तो अलग अलग चुनाव में जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, इसका जो असर है थोड़ा अलग अलग दिखाई पड़ता है।
अगर आप केरल के चुनाव में बात करेंगे तो शायद ये नेशनलिज्म का मुद्दा इतना हावी नहीं होगा, क्योंकि केरल वो उत्तर भारत का राज्य भी नहीं है और बॉर्डरिंग स्टेट भी नहीं है, वहाँ कुछ और ही मुद्दे होंगे। तमिलनाडु में ये मुद्दा नहीं होगा। लेकिन अगर पंजाब की अगर आप बात करेंगे, चुनाव होंगे, कुछ दूसरे राज्य में चुनाव होंगे, तो नेशनलिज्म का मुद्दा ज़्यादा हो जाता है। पार्टी कॉम्पिटिशन पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए केरल का मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, तमिलनाडु का, क्योंकि वहाँ बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, तो वहाँ पर नेशनलिज्म का मुद्दा आपको बहुत दिखाई नहीं पड़ेगा। वो ज़मीनी मुद्दे वो होंगे, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। वहाँ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का मुद्दा बहुत दिखाई पड़ता है दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा। अगर आप पार्टी के मैनिफेस्टो या कैंपेन को देखें तो तमिलनाडु की पार्टियां क्या कह रही हैं? तमिलनाडु की पार्टी ये कह रही है कि केंद्र की सरकार ने हमारे जो बचे हुए जो फिजिकल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप सेंटर के साथ जो है, वो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी हिस्सेदारी, हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करते हैं, हमें हिस्सा कम मिलता है। बंगाल में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा वहाँ कम हो रही है, वहाँ चर्चा ज़्यादा हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की। तो अलग अलग जगहों पर आपको मुद्दे थोड़े अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग चुनाव में भी अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। मैं जो दूसरा सवाल पहले पूछना चाहता था उसको बाद में, अभी आपने चूंकि तमिलनाडु का जो जिक्र किया, तो ये जुड़ा हुआ सवाल शायद इससे भी है कि जो सीमांकन होना है और लोकसभा की सीटें जो आगे जाकर के बढ़नी है, तो क्या साउथ में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? क्योंकि आगे आने वाले समय में, जो कि वित्तीय मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, कि हमारी हिस्सेदारी जीडीपी में ज्यादा होती है और हमारा प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में कम हो जाएगा। तो क्या इस आधार पर कोई मुद्दा आप देख रहे हैं अभी इस विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु और केरल में? इस चुनाव में बड़ा मुद्दा तो नहीं दिखाई पड़ता मुझे। मुद्दा तो जरूर है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस बात का जिक्र कर रही हैं, मतलब साउथ की पार्टियां इसका जिक्र कर रही हैं। साउथ में इस बात का जिक्र हो रहा है, डिलिमिटेशन का भी जिक्र होता है, परिसीमन का जिक्र होता है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि चुनाव में ये जनता के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इसकी गूंज, इसकी आहट दिखाई पड़ रही है, पार्टियां इसका जिक्र कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा चुनाव में जनता के नजरिए से। और क्या लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव तक ये हो जाएगा? परिसीमन, हाँ, परिसीमन तो हो ही जाना चाहिए। तो क्योंकि अगला क्या 700 सीटों के लिए लड़ा जाएगा चुनाव? 700 नहीं, उससे भी ज्यादा, 840, 850 लोकसभा की। तो क्या अगला लोकसभा चुनाव इस पैमाने पे देख रहे हैं क्या आप? आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरह से काम करती है, मुझे लगता है तो इसमें कोई अभी संवैधानिक बाधाएं क्या हैं और उसमें कैसा है? देखिए, संवैधानिक बाधाएं, सीटों की अगर को बढ़ाने की अगर बात है, उसमें कोई तमाम बड़ी संवैधानिक बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट से पास किया जा सकता है कि सीटें जिसके का तो क्या देश को तैयार रहना चाहिए कि 2029 में बड़े पैमाने पे चुनाव हो सकते हैं? देश को, सरकार को तैयार रहना चाहिए, चुनाव आयोग को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इलाका तो वही होगा, वोटर की संख्या उतनी होगी, लेकिन आप समझिए कि मतलब अगर आप मैं उनके लिए दुगने, लगभग 1.5 गुने कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव कराना, कहने का मतलब है स्टाफ उनको बढ़ा, उनके लिए तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर उदाहरण दो, एक यूनिवर्सिटी है, 10,000 स्टूडेंट्स हैं और 20 डिपार्टमेंट्स हैं। कल स्टूडेंट्स 10,000 ही रहें और 20 से 40 डिपार्टमेंट कर दिए जाएं, तो आप अगर वहां पढ़ाते हैं टीचर के रूप में, तो आप तो कहेंगे टीचरों की संख्या बढ़ाइए, क्लासरूम्स बढ़ाइए, हम पढ़ाएंगे कहाँ पर? तो ये एक चुनौती आएगी कि भाई आज 543 कंस्टिट्यूंसी में आप चुनाव कराते हैं, अगर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तो फिर 800 या उससे ज्यादा में होंगे। पर अभी इस चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है, है इस चुनाव में दक्षिण के राज्यों में थोड़ा बहुत इसको मुद्दा बनाने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं, पार्टियों के बीच में है मुद्दा, जनता के बीच में भी ये बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं पड़ा। एक सवाल जो मैं पहले पूछना चाह रहा था, अभी चूंकि बीच में ये आ गया, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब आपने कहीं विश्लेषण किया, तो आकलन ये था कि बीजेपी की सीटें बहुमत से कम थी, 240 सीटें रह गई। सवाल शायद आपसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूछा गया था, तो आपने कहा था कि पॉपुलैरिटी तो उनकी इंटैक्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट खींचने की क्षमता में कमी आई है। आज आपका क्या आकलन है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? वोट खींचने की क्षमता, आकलन तो तब होगा जब हम कोई आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। इन दिनों हमने कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, उनकी छवि, उनके करिश्मा पर लोग कैसे वोट डालते हैं, लोकसभा में उनका करिश्मा, उनका जो कामकाज है, उनकी पॉपुलैरिटी
पार्टी के लिए ज्यादा महत्व रखती है, उस वक्त लोग ज्यादा वोट करते हैं उनके करिश्मे पर लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थोड़े लोकल मुद्दों पर होते हैं। तो अगर हम लोकसभा से तुलना करते हैं, विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ना बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री की जो एबिलिटी है वोट पुल करने के लिए बीजेपी के लिए, वो थोड़ा कम दिखाई पड़ता है विधानसभा तो के मतलब चुनाव। ये मान लेना चाहिए कि बिहार में जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी आई, इतनी ज्यादा सीटें आई बीजेपी की, उसमें मोदी जी का रोल कम था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का रोल पिछले चुनाव की तुलना में कम था या ज्यादा था। मैं एक आम वोटर को के बारे में ये कह रहा हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे थोड़े अलग होते हैं और विधानसभा में अलग होते हैं। लोकसभा में क्या मुद्दा होता है? लोकसभा में मुझसे बड़ा मुद्दा होता है वोटरों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश के विकास का सवाल है। अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, और इसी के लिए जरूरी है कि हम उनके साथ रहें। और इसी के लिए उस वक्त लोगों के का जो मोबिलाइजेशन का जो वो जो होता है पॉलिसी, मतलब किस मुद्दे पे वो मोबिलाइज होते हैं, तो प्रधानमंत्री की छवि एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो अब बिहार का चुनाव हो, चाहे अभी बंगाल का चुनाव हो रहा हो, केरल का चुनाव हो रहा हो, उन सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनको इस बात का पता है कि बीजेपी के चुनाव जीतने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं। उनके लिए कंसिडरेशन थोड़े बदल जाते हैं, वो लोकल लीडर्स को देखते हैं। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री के नाम पर जो मोबिलाइज होता है वोट, जो एक उमड़, लोगों के बीच में जो उमड़ होती है कि हमें बीजेपी के लिए वोट करना है क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, वो उसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है। एक चीज बताएं, लगातार जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव परिणाम था, लोगों को आशा नहीं थी कि मेजॉरिटी से चूक जाएगी बीजेपी, और विधानसभा के तमाम परिणाम ऐसे आ रहे हैं जो अप्रत्याशित, जैसे बिहार के चुनाव को लेकर के भी लोगों ने कहा, उसके पहले भी कई चुनाव हुए जो अप्रत्याशित रहे, छत्तीसगढ़ का अप्रत्याशित रहा विधानसभा चुनाव। ऐसे वक्त में प्री पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। आपको इसकी वजह क्या लगती है? एक चीज, और दूसरी बात कि जो हिंदुस्तान में सर्वे एजेंसियां जिस तरह से सर्वे कर रही हैं, क्या वो स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली करेक्ट कर पा रही हैं आज के समय में? 2-3 प्रश्न है। सबसे पहले जिस बात का आपने जिक्र किया कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे हो रहे हैं, बड़ी जीत हो रही है, इसका एक ही कारण है, वोटर आज जब मन बनाता है तो वो बढ़ चढ़कर चुनाव एक जीतने वाली पार्टी, एक पार्टी के पक्ष में मन बनाता है, और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी है। बंगाल पिछला चुनाव 2021 का चुनाव देखें तो सबसे बड़ी जीत हुई तृणमूल कांग्रेस की, सबसे बड़ी जीत थी बिल्कुल वोटर प्रतिशत के रूप में, 206 सीटें आई। इसके पहले एक बार 220 सीटें वो जीत चुके थे, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हुआ। अगर आप बीजेपी की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई बीजेपी की, गुजरात 2022 सबसे बड़ी जीत हुई, बिहार सबसे बड़ी जीत हुई। ऐसे तमाम राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि वोटर, मतलब बड़ी जो वोटर जिस भी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है वो बढ़ चढ़ कर वोट कर रहा है, तो वो मन बनाता है एक पार्टी के पक्ष। अब सवाल यह है, जो दूसरा सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आखिर ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? आपने 2 पोल्स का जिक्र किया, एक प्री पोल और एक पोस्ट पोल। देखिए, प्री पोल फेल नहीं होते हैं। प्री पोल क्या करता है, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्री पोल आपको क्या बताता है। प्री पोल ये बताता है, आज अगर आपने प्री पोल आज किया, कल मान लीजिए कि कोई बंगाल का प्री पोल आता है, केरल का प्री पोल आता है, प्री पोल आपको उस वक्त का पैरामीटर बताता है, पॉलिटिकल पैरामीटर बताता है। आज आपको टेम्परेचर आपके शरीर का नापना है, तो हमने थर्मामीटर लगाया, आज आपका 98.9 है टेम्परेचर। अब 5 दिनों के बाद आप कहेंगे, डॉक्टर के पास आज आप गए थे और आपको डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बुखार नहीं है। 5 दिन के बाद आपको बुखार हो जाता है। अब आप डॉक्टर को दोष देंगे कि बट 5 दिन के पहले तो मैं आया था आपके पास, आपने तो कहा था बुखार नहीं है, 5 दिन के बाद ये तो 102 हो गया। तो पॉलिटिकल पारा जो है, जो
प्री पोल है वो पॉलिटिकल पारा नापता है, वो पॉलिटिकल पारा तो उस दिन नापा था 1, 2, 3 अप्रैल को, और आप जब 9 तारीख को वोट पड़ा तो टेम्परेचर कुछ और हो गया था जिसको आप नाप नहीं पाए। तो प्री पोल से जजमेंट नहीं होता है, प्री पोल आपको उसी समय की स्थिति बताता है। पोस्ट पोल के गलत होने की गुंजाइश कम होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट पोल कब होता है, जब आपने वोट दे दिया और उसके बाद जब आप जाके पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, उसके बाद तो वोट बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आज जितने लोगों ने कहा कि हम वोट किस पार्टी को देने का मन बना रहे हैं, अगले 5-7 दिन में बदल सकता है। पोस्ट पोल में तो बदलता नहीं है, एग्जिट पोल में बदलता नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल और पोस्ट पोल वोट डालने के बाद लोगों वोटरों के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी गलत क्यों होता है? गलत होने के कई कारण हो सकते हैं। आप सड़क पे एक ड्राइवर ड्राइव करता रहता है और वो एक्सीडेंट कर डालता है, तो आप उससे पूछे कि क्यों हुआ एक्सीडेंट, तो कहेगा नहीं मेरी गलती नहीं थी, दूसरा वाला कहेगा नहीं मेरी गलती नहीं, तो उसकी गलती थी, उसने ब्रेक नहीं लगाया। वो आगे वाला कहेगा कि वो मैनिपुलेशन के कोई चांस होते हैं। हाँ, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। दूसरा वाला कहता है कि हमारी गलती नहीं थी। अब उससे अगर पूछें बट कारण तो बताओ, ओवर स्पीडिंग था, नेग्लिजेंस था, तुम फोन पर बात कर रहे थे, क्या हुआ जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ? एग्जैक्ट वो कहेगा मिला जुला सब। अगर ईमानदार होगा तो कहेगा सबका मिला जुला असर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ा स्पीड में भी था, थोड़ा ध्यान भी भटका हुआ था मेरा, क्योंकि मैं फोन पे बात कर रहा था या फोन आ गया था, मैं फोन उठाने लगा और टकरा गई गाड़ी। तो एग्जैक्ट कारण, कई कारण हो सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ, किसी पोल के गलत होने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट करने के कई कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट उसको पिन पॉइंट करना कि बस यही कारण है, वो मुश्किल होता है। उसमें कुछ फैक्टर्स ज्यादा, कुछ फैक्टर्स कम, लेकिन एक बड़ी वजह, जैसे कहते हैं एक्सीडेंट जब हो रहा है, ओवर स्पीडिंग बहुत बड़ा कारण है। हाईवे पे अगर एक्सीडेंट होता है तो सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना बड़ा कारण है। बड़ा कारण का मतलब, आपने कहा हमने तो 50,000 का सैंपल लिया, लेकिन वो 50,000 कौन से लोग थे जिससे आपने बात की? क्या वो 50,000 लोग आपके जिस राज्य का आपने सर्वे किया, जिस देश का आपने सर्वे किया, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब वोटरों में अलग अलग समुदाय के वोटरों का जो अनुपात है, क्या आपके सैंपल में भी वही अनुपात है? अगर वो अनुपात पहला तो सही होना चाहिए, तो एक बड़ा कारण है। जिसमें तमाम गलतियां आजकल ये हो जाती करते हैं लोग, रूरल अर्बन। देश में 70% जो मतदाता हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आपने सहूलियत के लिए 50% ग्रामीण इलाकों से किया, 50% शहरी इलाकों से किया। शहरी इलाके में मतदाता और ग्रामीण इलाके के मतदाताओं के वोट देने के ट्रेंड में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। इसके कारण गलती हो सकती है और भी तमाम गलतियां हो सकती हैं। तो ये एक वजह है। अब आपने जो दूसरा आपने जो कहा मैनिपुलेशन, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैनिपुलेशन नहीं होता है मैनिपुलेशन भी। जैसे अगर वही उसी एग्जाम्पल को दूं ड्राइवर का, तो कई बार वो जानबूझ करके हो सकता है एक्सीडेंट किया हो। या दूसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई तरह के डॉक्टर हैं। आपका बुखार उन्होंने नापा और उनको तो पता है, उनको अंदाज लग गया कि सिर्फ वायरल है, लेकिन वो कहते हैं जानबूझ करके आपको 6 टेस्ट लिख देते हैं, 8 टेस्ट लिख देते हैं, कहते वहां और वहीं से टेस्ट कराना है। डॉक्टर को अंदाज है 90% की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप थोड़ा टेस्ट करा लीजिए तो मैं जरा ज्यादा भरोसे में रहूंगा। तो उसी तरह से कई बार क्या होता है कि मैनिपुलेशन इस सेंस में, और वो क्यों बताता है, कहता है डॉक्टर, मैं डॉक्टर का सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर के खिलाफ नहीं कुछ बोल रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल है दर्शकों को समझाने के लिए। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि आपने एक सर्वे किया, सर्वे के आपके पास कुछ आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो शायद, अब आपकी पता नहीं कहाँ से फंडिंग है, किन्होंने पैसे दिए हैं, किन के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें थोड़ा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, शायद ये आंकड़े उस मुताबिक नहीं होंगे जिस मुताबिक हमें जिनको परोसना है या दिखाना है, तो थोड़ा बहुत करते होंगे। लेकिन मैं फिर वापस एग्जाम्पल उसी पे जाऊं कि वैसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा तो वैसे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर को अपने रेपुटेशन की चिंता होती है कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए और उसे ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो ज़्यादातर सर्वे करने वाले एजेंसीज ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा रेपुटेशन बना रहे, बचा रहे, और इसी के लिए वो नहीं चाहेंगे कि
हमारा हम ऐसे एक सर्वे एजेंसीज के रूप में दिखाई पड़े। इसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ कि टीवी चैनलों को भी क्या अपने रिपुटेशन की फिक्र होती है, या फिर उनको उसकी फिक्र होती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो समर्पित है? एजेंसीज की तो बात मान लिया, सर्वे एजेंसी की बात आप कर रहे हैं। होनी चाहिए फिक्र, क्यों नहीं। रेपुटेशन के लिए के तो हर व्यक्ति को अपने रेपुटेशन की चिंता होनी चाहिए। होती है या नहीं होती है, ये सवाल तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो टीवी चैनल में काम करते हैं, टीवी चैनल के मालिक हैं, कि उनको अपनी चिंता। लेकिन मुझे लगता है अमूमन हर व्यक्ति को, आपको, हमको, सबको अपने रेपुटेशन की चिंता होती है, तो उन्हें भी अपनी रेपुटेशन की चिंता होनी चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या गया, आज के दौर में एक समय आपको लगता है कि आज मेरा रेपुटेशन खराब हो गया और पब्लिक की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, फिर अगला चुनाव आता है और फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं उस समय कि आपका। और ये पोलस्टर्स के साथ भी हो रहे हैं। जब आपके पोल्स ऑफ द मार्क होते हैं, आपको 2024 का याद है, उस समय में तमाम ऐसे पोल्स थे, सब के सब खराब हुए, मतलब सबके सब ने ओवर एस्टिमेट किया। तो क्या ये सब बंद हो गए उसके बाद भी लोग कर रहे हैं? अच्छा, मैं फिर गलत होते हैं, फिर करते हैं, और उनसे पोल्स कराने वाले लोग हैं भी वही हैं। हाँ, तो वही लोग करा रहे हैं, वो रेपुटेशन हो रहा है। तो इसी के लिए जो क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, जो अपने साख की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इसी के लिए भी शायद कम होती है, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा ये पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। आज 5 दिनों तक उसकी चर्चा होगी, कल कुछ और हो जाएगा, कल उसके बाद और फिर अगले चुनाव में फिर वही लोग, वही एजेंसी सर्वे करने वाले, वही व्यूअर, सब वही चलता रहता है। अच्छा, ये है कि आपने तो, आपका तो मैं पढ़ता भी रहा हूँ और हम सब पढ़ते रहे हैं। आपने जातियों का भी विश्लेषण किया और नैरेटिव्स अलग अलग, उस पर भी बात की। 2024 का बार बार जिक्र आ रहा है क्योंकि आपने उस पर काफ़ी काम किया। उस विश्लेषण में आपका ये भी आकलन था कि जो हिंदुत्व है उसका नैरेटिव उस तरह काम नहीं किया। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ कम हुई थी, मतलब 240 सीटें आई उसकी, इसके बावजूद उसने अपना वो एजेंडा छोड़ा नहीं है, बल्कि वो अब ज़्यादा स्ट्रांगली वो दिखता है और हर चुनाव में दिखता है। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, वो किस तरह चुनाव में काम कर रहा है, आपका क्या आकलन है? और अभी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी देखें तो देखिए, पार्टियां एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर के सारे चुनाव में एक ही स्ट्रैटेजी से नहीं जाती। 2024 के चुनाव के जिक्र करें तो एक ओवरऑल नेशनल नैरेटिव नहीं था। आप देखें कि यूपी और बिहार के नतीजे बिल्कुल अलग थे, कंटेस्ट एक ही जैसा था। यूपी में भी एक तरफ एनडीए मतलब बीजेपी मजबूत पार्टी थी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया यूपी में, लेकिन बिहार में वो फेल होती है। बिहार में बीजेपी एनडीए का जबरदस्त प्रदर्शन। अगर हम, और ये मैं इन राज्यों का जिक्र कर रहा हूं जहां पर ये कंटिग्यूअस राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर आप राजस्थान और गुजरात की बात करें, राजस्थान में एनडीए बीजेपी अच्छा नहीं करती है पिछले चुनाव की तुलना में, 19 के चुनाव की तुलना में सीटें वो गंवाती हैं, लेकिन गुजरात में जबरदस्त प्रदर्शन। इसके बाद अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें, दोनों के बॉर्डर हैं। हरियाणा में बीजेपी को झटका लगता है, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें की सातों सीटें जीत जाते हैं। तो ऐसे आपको उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। क्या ये बताता है? ये साफ बताता है कि कोई एक नेशनल नैरेटिव ऐसा नहीं है कि ये पूरी हिंदी पट्टी का भी हमने जिक्र किया आपको एक तरह से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, वो भी बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का, लेकिन यूपी में नहीं। यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन, बिहार में नहीं। और आप अगर ईस्ट की तरफ जाएं तो तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन बंगाल में नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप पड़ोसी राज्य उड़ीसा में देखें तो उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का कोई अगर मुद्दा चला या नहीं चला, यस एंड नो में कह पाना मुश्किल है कि पूरे देश भर में 2024 के चुनाव में चला या नहीं चला। अलग अलग राज्यों में मुद्दों का जो असर था वो थोड़ा कमोबेश ऊपर नीचे दिखाई पड़ा और लोकल कंसिडरेशंस ज्यादा थे। जैसे अगर यूपी का उदाहरण हम दे रहे हैं, यूपी में आपको पता है उस वक्त में संविधान बदलने की चर्चा चल रही थी कि अगर एनडीए जबरदस्त जीत हासिल करके आएगी तो शायद बीजेपी संविधान बदलने की स्थिति में आगे बढ़े। और ये हो रहा था कि संविधान अगर बदलेगा तो कौन सा प्रावधान बदले जाएंगे। तो रिजर्वेशन की बात हो रही थी कि रिजर्वेशन खत्म किया जा सके। वो मुद्दा बहुत वहां हावी रहा और इसी के लिए दूसरे मुद्दे जो थे वो
नीचे चले गए, गायब नहीं हुए लेकिन नीचे चले गए। और ये भी कहते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी पार्टी के हिसाब से अच्छा उन्होंने किया, तो क्योंकि जातीय जनगणना का फैसला क्या उसी का नतीजा है? कह पाना तो बहुत मुश्किल है। जैसे ये कह पाना डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता कि बुखार किस कारण से है, फिर वो आपको टेस्ट कराते हैं और कहते हैं भाई ये आपका बुखार टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है कि कोई और बुखार है। तो इसी के लिए अब जातीय जनगणना कराने का फैसला क्या इसी कारण से है कि यूपी में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? यूपी तो पूरा देश तो यूपी है नहीं, मुझे लग रहा और भी कई कंसिडरेशन रहे होंगे, उनमें से एक कंसिडरेशन वो हो सकता है। लेकिन सीधा सीधा संबंध मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इसी के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया। तमाम और कारण हो सकते हैं जिसके कारण सरकार ने ये निर्णय लिया होगा। एक चीज बताएं, बंगाल में तकरीबन 60 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए गए। एसआईआर को लेकर के बड़ी आलोचना हो रही है बिहार में, खासतौर से विपक्षी राज्यों में हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया की कितनी जरूरत आप समझते थे? जरूरत तो बहुत थी, क्योंकि एसआईआर कर क्या रहा है? एसआईआर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कह रहे हैं हम इलेक्टोरल रोल को क्लीन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो चर्चा इस बात की होने लगी कि हम जो घुसपैठिए हैं, जो ऐसे मतदाता जो देश के नागरिक नहीं, उनको हटा रहे हैं। लेकिन वो सत्य है, जो देश में के नागरिक नहीं है उनका नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो अगर, लेकिन साथ ही साथ वोटर रोल की क्लीनिंग की बात हो रही है। ऐसे आपको तमाम लोग मिलेंगे देश में जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा जगहों पर हैं। इसकी वजह बहुत साफ है, हमारे एक आम वोटर के रूप में हमने अपना घर बदल लिया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अमूमन एक वोटर की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवा के और दूसरी जगह पे अपना नाम डलवा दें। और ये वोटर की जिम्मेवारी है, क्योंकि किसी भी जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले अधिकारी को तो इस बात का पता नहीं चलेगा, उसे तो सपना नहीं आएगा कि आज हमने एसडी होम्स में हम रहते हैं, आज इसको छोड़ के हम कहीं और चले गए, नोएडा चले गए। तो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। तो वोटर लिस्ट में ऐसे तमाम त्रुटियां थी और वोटर लिस्ट इन्फ्लेटेड था, जिसको हम कहते हैं कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम, तमाम लोगों के नाम थे जिनके नाम नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट नाम, एक एक व्यक्ति का नाम 3-3 जगहों पर, गांव में भी उसका नाम चला आ रहा है। क्योंकि पहले वोटर लिस्ट की अपडेटिंग कैसे होती थी? गांव में कोई व्यक्ति गया वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए जनवरी में, और आपके जो जानने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे पूछा जाता था, हाँ वोटर लिस्ट में ये 7 लोगों के नाम है आपके परिवार से और ये यहाँ रहते हैं ना? और वो कह देता था अमूमन हाँ हाँ यही रह रहे हैं, यही है पे। क्योंकि ना तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती थी, ना कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी जिसे आप दिखाएं कि आप सचमुच उस जगह पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो तमाम ऐसे लोग थे जिसके नाम 2-3 जगहों पर थे, जो कानूनी तौर पे गलत है। और वैसा तो वोटर लिस्ट इन्फ्लेटेड था, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसे लोगों के नाम जिनके नहीं होने चाहिए, उसको क्लीन करने की जरूरत थी। तो एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसको क्लीन किया जा रहा है। आपके नाम 2 जगहों पर ना हो, अगर आप अमूमन उस जगह पर नहीं रहते हैं तो आपका नाम काट दिया जाए। तो ये प्रक्रिया है। तो एसआईआर एज सच प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, जरूरी थी देश में करने के लिए। संजय जी, अभी मैं देख रहा था आपके से बात करने से ठीक पहले कि पश्चिम बंगाल में 450 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, माने उनको हटा दिया गया इलेक्शन ड्यूटी से। और बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल के अधिकारी दूसरे प्रदेशों में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बार बार ममता बनर्जी एसआईआर को ही छेड़ रही है कि एसआईआर को लेकर के अब जनता भी उद्वेलित है। तो ये 60 लाख नाम जो कटे, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये एक प्योर तरीका है एसआईआर का? देखिए, तरीका, अब इसकी टेक्निकलिटीज पर जाने की जरूरत पड़ेगी और उतनी टेक्निकलिटीज का मुझे इस वक्त तो अंदाज नहीं है। लेकिन अभी एसआईआर क्या कर रहा है? एसआईआर में आपका वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको एक प्रूफ देने की जरूरत है कि आप अमूमन उस जगह पर जहां पर आप वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना चाहते हैं वहां पर आप अमूमन रह रहे हैं। तो वहां रहने के लिए आपको एक प्रूफ देने की जरूरत है, बेसिक नेसेसिटी है। और 15-17 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हो रहा है। जैसे अगर हम इस घर में हैं, यूपी में भी एसआईआर हुआ, तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए या नहीं, पहले था, मौजूद रहने के लिए हमें एक प्रूफ देने की जरूरत पड़ रही है कि भाई आप जिस रेजिडेंस पे आप रहते हैं तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर ये नाम बताता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, आपका नाम वहां आ जाता है।
तमाम और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज भी हैं। लेकिन अगर हम ये प्रूफ ना कर सकें कि हम यहाँ पे रहते हैं, और अमूमन हो सकता है हमारे पड़ोसी कह दे कि ये तो 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज के लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट हो। सिर्फ मेरे यहाँ पड़ोसियों के कह देने से कि हम यहाँ रहते रहे हैं और हम तो पहले भी वोट डालते रहे हैं, बेसिकली मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तो उस प्रक्रिया से अगर चलेंगे तो समस्याएं और होती हैं और शोर मचता, क्योंकि फिर ये आप सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस छोड़ देते हैं बिल्कुल कि भाई आपके मर्जी, 5 लोगों ने आपके बारे में कहा रहते हैं तो नाम डाल दो। तो रिक्वायरमेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की जरूरत है, लेकिन अब प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, कुछ इश्यूज रहे होंगे मतदाताओं के बीच में और तभी इतना शोर मच रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और फिर भी जनता शोर मचा रही है। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो जमीनी तौर पे, मतलब जमीन पर कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं, क्योंकि देश को अगर आप देखें अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखा या रखने की स्थिति में नहीं है। कहीं बाढ़ आ जाता है, डॉक्यूमेंट आप अपने दूसरे चीज़ों को संभालें या अपने डॉक्यूमेंट को संभालें। खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं या जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनके लिए तो ये दिक्कत है और ये सवाल शुरू से उठ रहा है। अब प्रवासी मजदूर की आपने बात की, देखिए प्रवासी मजदूर की क्या है। अब प्रवासी मजदूर कोई बिहार का मजदूर है जो दिल्ली में काम करता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में बिहार में चल रहा है। अब वो दिल्ली में, मान लीजिए कि आज से वो 8 महीने पहले या चुनाव के पहले आया था, उस वक्त उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया। उस वक्त में कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, आपने दर्ज करवा दिया, लेकिन वो प्रवासी मजदूर है, उसका नाम ऑलरेडी उसके गांव में है, तो लाजमी है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह होना चाहिए। तो प्रवासी मजदूर का जहां तक सवाल है, वो जिस जगह में वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह होना चाहिए, ये तो कानूनी एक तरह से मतलब स्थिति यही है। तो वोटर प्रवासी मजदूर है, या तो आप दिल्ली में काम करते हैं, सूरत में काम करते हैं, रहने वाले यूपी के हैं, एक ही जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो सिर्फ मजदूर की वो 2 जगहों पर रहता है तो 2 जगहों पर उसका नाम नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, CSDS के सर्वे पर जनता बहुत भरोसा करती रही है। एक ऐसे वक्त में आप जब निदेशक थे, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, लेकिन CSDS ने बहुत न्यूट्रल सर्वे किए उस दौरान। क्या हाल के दिनों में CSDS जो है अपने सर्वे को लेकर के बहुत सतर्क नहीं हो गया है, और ये सतर्कता जो है किसी दबाव की वजह से है क्या? CSDS अपने मेथोडोलॉजी को लेकर करके पिछले 60 सालों से हमेशा सतर्क रहा है। मेथोडोलॉजी के मतलब किस तरह से हम सर्वे करें, मेथोडोलॉजी को लेकर हम हमेशा सतर्क रहे, पहले भी थे और आज भी थे। इसकी वजह बहुत है, इसकी वजह एक ही है कि हमारे सर्वे की साख है। हम सर्वे एक तरीके से करना चाहते हैं जिस पर काफ़ी लोग भरोसा करते हैं। आप जैसे पत्रकार भरोसा करते हैं, पॉलिटिशियंस भरोसा करते हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स भी इसे अच्छा समझते हैं, एकेडमिक वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम हमेशा सतर्क पहले भी रहे हैं, सतर्क मेथोडोलॉजी को लेके, सैम्पलिंग कैसे हो, क्वेश्चनर डिज़ाइन कैसे हो, जो फील्ड में लोग जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम हमेशा सतर्क रहे हैं, पहले भी और आज भी सतर्क हैं। बीजेपी की ताकत लोकसभा चुनाव में कम हुई, 240 पर आई। कांग्रेस की ताकत 52 सीट से ऊपर उठ करके 100 पे चली गई लगभग। लेकिन पिछले 2 साल में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई, और जो ऐसा दिखता है, आक्रामकता उसकी दिखती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर वो मोटिवेशन उस तरह, मतलब राहुल गांधी भले वो दिखते हैं, लेकिन उसकी चुनावी जीत की जब बात आती है या और कहीं जगह, तो उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं है। तो ये दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जो मेन लीडिंग पार्टी थी, तो आने वाले समय में इन पार्टियों को आप किस तरह देखते हैं, बीजेपी को और कांग्रेस को उसके बरक्स? देखिए, इस वक्त जो दिखाई पड़ता है पार्टियों का जो जनाधार है या जनता का जो मूड है, हम ऐसे कहते हैं कि अगर हाल ही में चुनाव हो जाए, क्योंकि आपने पूछा बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य, चुनाव के हिसाब से उनका भविष्य कैसे दिखाई पड़ता है। अब आज से 2 साल बाद क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, 3 साल बाद क्या होगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जनता का मूड भी बदलता है, और खासकर अर्बन वोटरों का मूड तो बहुत तेजी से बदलता है।
एक छोटी सी घटना होती है और अर्बन वोटर नाराज हो जाता है या खुश हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो हमें लगता है कमोबेश जैसी स्थिति थी लगभग वैसी ही आज दिखाई पड़ती है। कुछ कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और उसके बाद उन्होंने तमाम चुनाव हारे भी हैं, चाहे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र, बिहार, सब चुनाव वो हारे हैं। लेकिन इन चुनावों के हारने से मुझे ये नहीं लगता है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो बहुत नीचे चला गया होगा। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जैसा रहा है वैसा ही रहा होगा। और बीजेपी, अब देखिए बीजेपी का 19 और 24 में अंतर कितना था, वोट प्रतिशत के हिसाब से 1% का फर्क था, बट कुछ वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के था कि सीटें उनकी गिर गई थी। तो बीजेपी भी मुझे लगता है आज वहीं पर है लगभग वोट प्रतिशत के हिसाब से जहां थी। कुछ 2-4 एक आध सर्वेज आए हैं, हमारे सर्वेज नहीं है, दूसरों के सर्वे, तो वो ये बताते हैं कि बहुत जनाधार में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता अगर हम कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें। तो छोटा सा उदाहरण देके वैसे ही बताना कोशिश करूंगा कि एक क्लास है जहां पे तमाम 10-15 बच्चे, 20 बच्चे पढ़ते हैं, जैसे तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक बच्चा टॉपर है, वो हमेशा 90-92 नंबर लाता रहता है, और दूसरा जो नंबर पे जो लड़का था जो सेकंड आता है वो मान लीजिए 60-65 नंबर लाता था, बहुत मेहनत किया और वो 70-75 पे पहुंच जाता है, लेकिन उससे ऊपर जा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए। बीजेपी और कांग्रेस की इस वक्त ऐसी दिखाई पड़ती है स्थिति कि जो टॉपर है वो टॉपर है, और टॉपर अभी भी मजबूत, जैसे क्लास का टॉपर है वो मेहनत करता रहता है क्योंकि उसे है कि हम यहीं बने रहना है हमें। तो जो टॉपर, जो बीजेपी जो है वो मेहनत कर रही है बहुत, और जो नंबर सेकंड पे है कांग्रेस पार्टी, जो नेशनली नंबर सेकंड पे है, शायद कहीं ना कहीं जितना प्रयास करना चाहिए, और कई बार होता है आपके प्रयास करने के बाद भी आपकी एक लिमिट होती है, तो कांग्रेस की स्थिति आज वहीं दिखाई पड़ती है जैसे नंबर 2 पर ही वो दिखाई पड़ती है। इसका कारण कहीं संसाधनों की कमी तो नहीं? जैसे कि अभी तमाम जो सर्वे आया, एडीआर का भी सर्वे आया या जो भी है, या वो जो बॉन्ड का था, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन गई, और कांग्रेस, मतलब यदि जितने नेशनलिस्ट राष्ट्रीय जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको मिला जो राजनीतिक चंदा, और बीजेपी को जो मिला, वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स है और एक पार्टी पर केंद्रित होते जा रही है, जिसमें तमाम तरह की चीजें हैं, जिसमें संसाधन खास तौर पर? देखिए, आपने इकोनॉमिक संसाधनों की बात की। मुझे लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है चुनाव में, लेकिन सिर्फ पैसे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ऐसी स्थिति होती, पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पैसे के बिना चुनाव लड़ना मुश्किल है, लेकिन पैसे से, सिर्फ पैसे से चुनाव जीतना असंभव है। अगर ऐसी स्थिति होती, याद कीजिए 2014 का लोकसभा का चुनाव, उस वक्त में तो कांग्रेस के से ज्यादा पैसा किसी पार्टी के पास नहीं थी, कम से कम बीजेपी के पास नहीं रही होगी। कारण यह है कि सत्ता कांग्रेस के पास थी 10 सालों से, तो उनके पास संसाधनों का कोई अभाव नहीं था। लेकिन 2014 के चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत नीचे चला गया, सीटें उनकी 44 आई, संसाधन उस वक्त सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास थे, लेकिन वो चुनाव हार जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसाधनों के बदौलत आप चुनाव जीत सकते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स ला करके कोई पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीत सकती। वेलफेयर स्कीम्स आपको मदद करती हैं, तो संसाधनों से आपको मदद मिलता है। आप जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम आंकड़े पिछले कई साल से ये बता रहे हैं कि जो चंदा है, जो इकोनॉमिक जो रिसोर्स है, वो बीजेपी के पास कहीं ज्यादा है कांग्रेस से और तमाम पार्टियों की तुलना में। लेकिन सिर्फ उस बदौलत, अगर हम कोई ये मानता है कि सिर्फ पैसे की बदौलत बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोई भूल है, क्योंकि पैसा आपको मदद करता है कैंपेन में, तमाम चीजों में, लेकिन पैसा, सिर्फ पैसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते। सरकार के कामकाज से लोगों की संतुष्टि और बारी सारी चीजें, लीडरशिप जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, लीडरशिप कैसा है, लोगों का अट्रैक्शन कितना है लीडरशिप के बारे में, ये तमाम चीजें हैं जो आपको चुनाव जीतने में मदद करती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा संजय साहब, क्या देश में क्षेत्रीय दलों का, छोटे दल जो हैं, उनका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो देखा ही हमने, बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में भी लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
तो जो जेपी नड्डा जी ने पटना में कहा था कि वक्त बीतने के साथ साथ ये छोटे दल खत्म हो जाएंगे, क्या देश उस ओर बढ़ रहा है क्या? मुझे लगता है आंकड़ों के नजरिए से देख लें कि अगर हम राष्ट्र देश के चुनावों की बात करें, लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, तो 14 हो, और मैं 14 के पहले नहीं जा रहा, अगर 14 के पहले भी देखें, 14 के पहले 9 का चुनाव, 4 का चुनाव, 4, 9, 14, 19 और 24। 19 का चुनाव थोड़ा सा अपवाद है, जब सारे क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर जो है कुल मिलाकर के देश भर में 24-25% था। लेकिन बाकी सारे चुनाव को देखें तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर जो है लगभग 32-33% रहा। तो क्षेत्रीय पार्टियां अगर देश भर में कुल मिलाकर करके 1/3 वोट्स ले रही हैं, तो ये कहना कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद बिल्कुल देश की राजनीति में खत्म हो गया है, मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा, क्योंकि 1/3 वोट, देश का 1/3 मतदाता क्षेत्रीय पार्टियों को वोट कर रहा है। दूसरा आंकड़ा आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप, और ये क्षेत्रीय पार्टियां वो हैं जो कांग्रेस, एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। बीजेपी को 37-38% वोट, कांग्रेस को 22% वोट, 37 और 22 को आप जोड़ दें, आपको 60% हो जाता है। इसके अलावा 2-3 और बड़ी नेशनल पार्टियां, जिसका जो परिभाषा के हिसाब से नेशनल पार्टियां हैं, उनके वोट अगर आप जोड़ दें तो कुल मिलाकर के आपको वही 66-65% वोट दिखाई पड़ता है। तो 33-34-35% वोट रीजनल पार्टियों को मिल रहा है। तो रीजनल पार्टियों को अगर 1/3 देश में वोट है, तो क्या ऐसा मान लें कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई हैं? मुझे नहीं लगता। ये लोकसभा के चुनाव की बात है। अगर आप इसको असेंबली को एग्रीगेट कर लें, मान लीजिए सारे असेंबली के जो चुनाव हैं, लास्ट राउंड हर स्टेट में जो हुआ, और उसमें अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों का वोट और नीचे गिर जाएगा, और एक नेशनल पार्टियों का वोट और नीचे आ जाएगा, और क्षेत्रीय पार्टियों का वोट और बढ़ जाएगा। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन लगभग वो 33% नेशनल इलेक्शंस में है। अगर विधानसभा के चुनाव को देखेंगे तो लगभग वो 40%, 45% पहुंच जाएगा, कहीं उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो खत्म नहीं हुआ, ये दौर है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। छोटे मैच जब वो खेलते हैं तो वो जीत जाते हैं, बड़े मैच में वो शायद, वो जब कहते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो नेशनल गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एशियन गेम में भी थोड़ा अच्छा करते हैं, तो वो ओलंपिक खेलने जाते हैं तो पस्त हो जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल ओलंपिक है। तो वो अपने राज्य में जब चुनाव लड़ते हैं तो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनकी थोड़ी हैसियत, क्योंकि उनका कंपटीशन दूसरों से होता है, उनका प्रदर्शन अपना अच्छा रहता है जी। हमारे देश के जो मान लीजिए जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो अपना प्रदर्शन बरकरार रखते हैं, लेकिन जब वो ओलंपिक खेलने जाते हैं तो उनका जो कंपटीशन होता है वो बड़े प्लेयर के साथ होता है, तो इसी के लिए वो नहीं जीत पाते, कई बार मेडल नहीं लेके आ पाते, लेकिन प्रदर्शन बरकरार रहता है उनका। चलते चलते एक आखिरी बात, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि सच बोलना और अपनी गलतियों को मानना बतौर सेफोलॉजिस्ट मुश्किल है कि आसान है? मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल है। सच, देखिए सच क्या है और झूठ क्या है, सिंपल है। हम आंकड़ों के सहारे जाते हैं, हम अपने नैरेटिव नहीं बताते, हम अपनी बात नहीं कहते, हम आंकड़ों की बात कहते हैं। और बहुत साफ है, अगर आप, वो आंकड़े क्या होते हैं, आम जीवन में हम अपने आंकड़ों का जिक्र करते हैं। कोई मेरे से उम्र पूछेगा तो मैं अपनी उम्र बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैं 58-59 ईयर्स का हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं। तो आंकड़े, तो मुझे लगता है चुनावी गणित को, चुनावी विश्लेषण करने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सर्वे के आंकड़े हों और चाहे चुनाव के नतीजों के आंकड़े हों। उसमें कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है उसको, अगर आपसे को पता चलता है कि कुछ गलती हुई, उसे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। तो दर्शकों, आपके बीच थे संजय कुमार जी, जिन्होंने सभी सवालों का बहुत बढ़िया जवाब दिया है और समझाने की कोशिश की है कि देश की चुनावी राजनीति इस वक्त किस दिशा में जा रही है। जल्द ही हम आप लोगों के बीच फिर से हाजिर होंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और आप युवा हैं, आप 58-59 साल उम्र बता रहे हैं, लेकिन हमें युवा दिखाई दे रहे हैं पूरे जोश खरोश के साथ। तो मिलते हैं दर्शकों फिर। सुदीप जी, आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।